Good morning students. Our today's class 11th commerce subject accountancy chapter 5th topic IFRS यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। हमने इससे पहले पढ़ा था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी द्वारा इशू किए गए थे। इनमें कुछ कमियां थी, उन कमी को दूर करने के लिए जो हमें IFRS की ज़रूरत पड़ी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो स्टैंडर्ड है वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा इन्हें बनाया गया है। ये जो है IFRS जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उनको भी काफ़ी हद तक कवर करता है। IFRS की अपनी कुछ मान्यताएं हैं। कौन कौन सी मान्यताएं हैं? गोइंग कंसर्न अजम्पशन। इसकी मान्यता है कि बिजनेस जो है लंबे टाइम तक चलता रहेगा। बिजनेस की जो लाइफ है वो क्या है? इन्फिनिट है, अनिश्चित है। हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि बिजनेस कितने टाइम तक चलेगा, यानी कि गोइंग कंसर्न बिजनेस जो है चलता रहेगा। एक्यूरल एजम्पशन, IFRS हमें क्या करता है कि हमें जो है एक्यूरल बेसिस को अपनाना चाहिए, जो कि हमने 4th चैप्टर में पढ़े थे कि अकाउंटिंग की 2 बेसिस होती हैं, कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस। तो IFRS हमें क्या कहता है कि हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक्यूरल बेसिस का यूज करना चाहिए। मीजरिंग यूनिट अजम्पशन, यानी कि जो भी हमारी बैलेंस शीट है इसे हम क्या करते हैं? मीजरिंग यूनिट को हम क्या कहते हैं? करंट परचेजिंग पावर। इसका मतलब क्या है कि जो भी एसेट्स है उसे हमें बैलेंस शीट में उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर न दिखाकर किस पर शो करना चाहिए? उनकी करंट और फेयर वैल्यू पर, यानी कि वर्तमान में उनका क्या मूल्य है वो हमें दिखाना चाहिए। इसी प्रकार से कांस्टेंट परचेजिंग पावर अजम्पशन, इसका क्या मतलब है कि जो भी कैपिटल हमने अपनी बुक्स में दिखाई है हर साल के अंत में, हर जो अपना फाइनेंशियल ईयर होता है उसके अंत में हमें जो भी उस कैपिटल की वैल्यू में उतार चढ़ाव हुए हैं उनको नोट करना चाहिए। तो ये इसकी अपनी कुछ मान्यताएं हैं। हमें जो IFRS की नीड, उसकी आवश्यकता जो है वो क्यों पड़ी? इसके लिए कुछ कारण थे जिस कारण हमें IFRS की ज़रूरत पड़ी है। इजी एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स, विश्व की जो कैपिटल मार्केट्स हैं हमारी, उसमें जो हम आसानी से पहुंचने के लिए हमें IFRS की ज़रूरत पड़ी। हम ग्लोबल मार्केट में तभी पहुंच सकते हैं जब जो है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है अच्छी तरह से तैयार हो, उनके लिए एक अच्छा प्रोसीजर जो है फॉलो किया जाए, उनमें जो है धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, अच्छी और एक ट्रू और फेयर जो है चित्र हमारे बिजनेस का प्रस्तुत होना चाहिए, तभी हम कहाँ जा सकते हैं? ग्लोबल कैपिटल मार्केट। और ये सब किसके द्वारा संभव हो सकता है? IFRS के द्वारा, जिसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। इजी टू मेक कंपैरिजन, सभी बिजनेस को एक जैसी रूल्स है, रेगुलेशन है, पॉलिसीज़ वो अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, तो जिससे क्या है प्रत्येक बिजनेस को हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। आगे यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो तैयार करने के लिए सभी बिजनेस को एक जैसे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो क्या होगा? यूनिफॉर्मिटी आएगी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, कंपैरिटी होगी और ट्रांसपेरेंसी भी होगी। ठीक है। लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेज्ड अब्रॉड, दूसरे देशों में क्या है, विदेशों में क्या है, हमें जो है कैपिटल जो है लोअर कॉस्ट यानी कि कम लागत पर भी हमें उपलब्ध हो जाती है। तो अगर हम ग्लोबल मार्केट में एंट्री करेंगे तो हमें कम जो है कैपिटल की आवश्यकता होगी, तो जो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? IFRS के थ्रू कर सकते हैं। इन केस ऑफ अडॉप्शन ऑफ IFRS इट विल हैव टू प्रिपेयर ओनली वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड थस द कॉस्ट रेजिंग फंड्स फ्रॉम अब्रॉड विल बी मिनिमाइज्ड। तो क्या है, हम एक जैसे जो स्टेटमेंट्स है वो तैयार करेंगे जिससे जो हमारी कॉस्ट है वो क्या होगी? मिनिमाइज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स को जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ना दिखाकर हम क्या दिखाते हैं? उनकी फेयर वैल्यू पर दिखाते हैं, जिस कारण क्या है एसेट्स का जो है एक सच्चा और उचित चित्र जो है हम दर्शा सकते हैं कि हमारे पास ये एसेट्स इतनी वैल्यू की है। डिफ़िकल्ट टू कमिट फ्रॉड एंड मैनिपुलेट द अकाउंटर, ठीक है। जो भी फ्रॉड होते हैं, जो भी धोखाधड़ी होती है उसे के थ्रू उस तक हम IFRS को अगर फॉलो करते हैं तो आसानी से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, जिससे धोखाधड़ी के जो चांस है वो कम हो सकते हैं। इसके क्या बेनिफिट्स हैं हमारे पास? हेल्पफुल टू एंटरप्राइज ऑपरेटिंग ग्लोबली, एक जैसे अगर हम मेथड्स पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करेंगे तो क्या है, विश्व की जो सारे एंटरप्राइजेज है वो क्या होंगे? एक जैसे मेथड को फॉलो करेंगे, तो हमारा बिजनेस भी जो है एंटरप्राइजेज ऑपरेटिंग ग्लोबली, हम अपने बिजनेस को क्या है वैश्विक रूप से ऑपरेट कर सकते हैं। हेल्पफुल टू इन्वेस्टर्स, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको जो हम
अच्छी क्वालिटी की बढ़िया इन्फॉर्मेशन जो हमारे एंटरप्राइज से रिलेटेड वो प्रोवाइड करवाएंगे तो उनके लिए क्या होगी, हेल्प हो जाएगी। ये इन्वेस्टर के लिए लाभदायक है, क्योंकि IFRS जो है विभिन्न संस्थाओं के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपैरिजन के लिए आसान करता है। हेल्पफुल टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के लिए किस प्रकार से हेल्पफुल है? ऑब्टेनिंग फंड्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री बिकम्स ईजियर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट विद ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडस्ट्री के लिए, अगर इंडस्ट्री को और ज़्यादा कैपिटल चाहिए, फंड चाहिए, तो वो जो है दूसरे देशों से आसानी से प्राप्त कर सकती है, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए गए हैं वो जो है ट्रू और फेयर पोजीशन बिजनेस की दर्शा रही हैं। लोअर कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स अब्रॉड, दूसरे देशों से जो हम फंड आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और कम लागत पर प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे मेरे पास हेल्पफुल टू अकाउंटिंग प्रोफेशनल, अकाउंटिंग प्रोफेशनल को किस प्रकार से हेल्प करता है? प्रोवाइड बेटर सर्विसेज इन कंट्री अडोप्टिंग IFRS। अगर वो IFRS को अपनाते हैं तो कंट्री में क्या है, बेटर सर्विसेज वो अपनी दे सकते हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू, IFRS जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रू और फेयर व्यू जो हमें दर्शाता है। ये IFRS और गैप के बीच में जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने इससे पहले पढ़े थे उनके बीच में डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है? IFRS जो है इसने क्या बनाए, अपने प्रिंसिपल। जो गैप है यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उन्होंने क्या स्थापित किए थे, रूल्स। इसी प्रकार IFRS जो है बेस्ड है वो किस वैल्यू पे, फेयर वैल्यू को अपनाता है। ये किसको अपनाता है? गैप हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट को। इसी प्रकार से IFRS यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स हैज़ बी रिड्यूस्ड अगेन एंड अगेन until assets is fully depreciated, where as per Indian GAAP the useful estimate only at the beginning। IFRS के अकॉर्डिंग हम एसेट्स की जो वैल्यू है उसको तब तक डेप्रिशिएट करते हैं जब तक कि जो एसेट्स है हम फुल्ली यूज ना कर ले। और जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जो गैप था वो हमें क्या कहता है कि जो उसकी लाइफ टाइम है उसको हमें स्टार्टिंग में ही एस्टिमेट कर लेना चाहिए, जो कि सही नहीं है। इसी प्रकार से IFRS जो है डेप्रिसिएशन नॉट कैलकुलेटेड इन द टोटल कॉस्ट। IFRS हमें क्या कहता है कि डेप्रिसिएशन जो है हमें टोटल कॉस्ट पे नहीं लगाना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एसेट्स, जो उसके कुछ ही कंपोनेंट्स हैं उन्हीं पर हमें जो है डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। लेकिन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें क्या कहते हैं कि टोटल वैल्यू पर हमें एसेट्स की जो टोटल वैल्यू है उसी पर डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। IFRS प्रोवाइड ए वाइड फ्रेमवर्क इन विच क्लियर गाइडलाइंस आर गिवन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये जो है हमें एक विस्तार पूर्वक फ्रेमवर्क प्रदान करता है जो कि दिशा निर्देश देता है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करने के लिए, ठीक है। बट नो सच फ्रेमवर्क एग्जिस्ट अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लेकिन ऐसा कोई भी फ्रेमवर्क जो है हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड नहीं कराते हैं। तो ये ना हमारा IFRS क्या होता है, इसकी हमें नीड क्यों है, इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है इसके, यानी कि बेनिफिट्स, और IFRS और गैप के बीच में क्या डिफरेंस है। थैंक्स।